गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल तक की क्लास में हमने क्या बात करी थी, जलवायु से रिलेटेड हमने थोड़ी सी बात हमारी स्टार्ट कर ली थी। जो जलवायु का जो टॉपिक है ना, इसको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये समझिए कि आपका जो है 50% सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु आपको हर तरीके की चीज़ों से परिचित करा देती है। वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वहाँ की वनस्पति कैसी होगी, वो वहाँ की जलवायु पे ही निर्भर करती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझते चलें, क्योंकि इससे ना आपको मतलब हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ को जब आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आंसर लिखने में भी थोड़ा इजी होगा, और जब तक चीज़ समझ में नहीं आती तो आप आंसर खुद से लिख ही नहीं पाएंगे, फिर आपको रटना पड़ेगा। और ज्योग्राफी में रटना मना है। जो बच्चा ज्योग्राफी को रटता है वो आगे नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको चीज़ों को समझना होगा कि हमारे आसपास क्या है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कैसे उनमें बदलाव हो रहा है, कैसे उनके अंदर जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या क्या कारण है। तो ये सब जानना जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक की क्लासेस आप लोग पूरी देख रहे होंगी, सारी क्लासेस आपने देखी होंगी, नोट्स भी अपने बना रहे होंगे। अभी तक हमने अपना फिज़िकल डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है ना। दो हमने सबसे बड़े टॉपिक जो हमारे स्टार्टिंग के थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और उसके अलावा जो अब हमारा टॉपिक जलवायु वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कल क्या बात करी थी, गतिक संकल्पना। एडमंड हेली की जो गतिक संकल्पना थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से जो होती है जल समीर और स्थल समीर काम करता है। ठीक। इससे नेक्स्ट इसको ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक एक एक चीज़ समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो हमारा सिद्धांत था, एक हमने तापीय संकल्पना लिखा था और दूसरा हमने क्या लिखा था, गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना। और प्लीज़ आप लोग हिचकिचाइएगा मत, और बिल्कुल नॉर्मल आप लोग मुझसे कोई भी चीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर यह कि प्लीज़ ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। फिर हमने क्या बात कर रहे थे, गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना का सबसे पहले जो दिया, इसका जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किया वो फ्लोन महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने 1951 में अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसमें, 1951 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, गतिक संकल्पना मतलब गति से है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये कैसे गति कर रही है, हमें पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पता है ना कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ये ऐसे घूम रही। जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी हम एक बार ग्लोब को देखेंगे और ग्लोब में इन चीज़ों को एक बार डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर से जो भी चीज़ समझ में नहीं आएंगी वो। ठीक है। तो जो हमारा जो ग्लोब है यानी हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। घूमने में जो सबसे इम्पोर्टेंट बल बताया जाता है वो कोरियोलिस बल बताया जाता है। कोरियोलिस बल। ठीक। कोरियोलिस बल होता है एक हमारा फेरल का नियम होता है। ये दो चीज़ें ऐसी है जिससे हमारी गति निर्धारित होती है। ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें हो गई हमारी, जलवायु का जो गतिक संकल्पना थी वो फ्लोन महोदय ने दी। इन्होंने गति से संबंधित दो बल बताए, कोरियोलिस बल और एक फेरल का नियम। फेरल का नियम जो है, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग से बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस नामक विद्वान ने ये प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल ये है कि पृथ्वी जो है वो किस तरीके से घूम रही है, वो कोरियोलिस बल की वजह से ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वो कोरियोलिस बल काम करता है। कैसे काम करता है ये सब चीज़ें आपको नहीं जाननी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। फेरल का नियम, फेरल का नियम हवाओं को, जो हमारी हवाएं होती है उनके विस्थापन से संबंधित होता है। आपको बस इतना ही जानना है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी जो गति कर रही है उससे संबंधित है, और फेरल का नियम क्या कहता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें हवाएं किस तरफ चलेंगी, इधर चल रही हैं,
इसमें इधर चल रही हैं, इसमें इधर आ रही हैं, तो ये किस तरीके से अपनी गति करेंगी वो फेरल का नियम के आधार पर निर्धारित होती है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये बल काम करता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो है ये हमारी 0 डिग्री थी और ये 23 डिग्री हमने बात करी थी, दोनों की बात करी थी ना, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसमें बताया कि जो हवाएं होती हैं, ठीक, हवाएं जो होती हैं ये वाली हवाएं ऐसे चलेंगी, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, और ये हमारी हवाएं ऐसे चलती हैं। देखिए यहाँ पे 5 डिग्री का और रख लीजिए। 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच इस वाले क्षेत्र को बहुत ही शांत क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी का जो ये 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको बहुत ही शांत क्षेत्र कहा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, डोलड्रम। डोलड्रम क्षेत्र भी इसको कहते हैं, ठीक। जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसमें जो दोनों तरफ से जो व्यापारिक हवाएं आती हैं उनका हमारे यहाँ पर क्या मिश्रण होता है, मतलब वो एक दूसरे के पास टकराती है। जहाँ पे इन दोनों हवाओं का अभिसरण होता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। समझ में आई। यहाँ व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ये कुछ स्थायी पवनें होती हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया होगा। ये चीज़ क्लाइमेटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जलवायु विज्ञान के अंदर, कि हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की हवाएं जो होती है वो स्थायी पवनों के रूप में जानी जाती हैं। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, हम कहते हैं ना आज तो पछुआ पवने चल रही हैं, वो पछुआ पवने, और कुछ ध्रुवीय जो ठंडी हवाएं चलती हैं। इनके बारे में हम डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो जो ये व्यापारिक पवने, क्योंकि ये इधर जैसे मान लीजिए ये दक्षिण पश्चिम वाली हो गई, ये उत्तर पूर्व वाली हो गई। देखो दक्षिण से जा रही है ना, दक्षिण से पश्चिम में जा रही है, और ये जो है उत्तर से हमारे पूर्व में आ रही है। तो ये जो हवाएं होती है, ये जब आपस में एक दूसरे से मिलती है, तो जिस क्षेत्र में ये मिलती है, जो ये क्षेत्र होता है, ये इसका कन्वर्जेंट जोन कहलाता है, ठीक है। कन्वर्जेंट जोन मतलब ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र होता है, इसको क्या कहा गया, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। जहाँ पे दोनों व्यापारिक पवनें मिलती है, जहाँ पे कन्वर्जेंट होता है हवाओं का, वो वाला क्षेत्र, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब क्या कहा इन्होंने, जो ये पवनें होती जहाँ पे ये आके मिलती हैं, जब ये उत्तर की तरफ खिसकती हैं, अब वही प्रोसेस काम करेगा जो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ सन है, सीधी किरणें पहले यहाँ पड़ेंगी, फिर यहाँ पड़ेंगी, एक बीच में भी हमेशा 12 महीने यहाँ सीधी पड़ती रहती है, ठीक है। जो कल वाला जो सिस्टम था उसको यहाँ अप्लाई करके देखिएगा। अब आप लोग देखिए, जब ये ITCZ, मान लीजिए अब जो है सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पड़ रही हैं, तो जो ये वाला क्षेत्र है ये थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, NITCZ। और जब ये दक्षिण में खिसक जाता है तो हम इसको कहते हैं SITCZ, ठीक। उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, दक्षिणी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इतनी चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। अभी तक हम उसके मेन सिद्धांत पर तो पहुँचे ही नहीं हैं, अभी तक हम यही चल रहे कि ITCZ कैसे बना, या ITCZ उत्तर में खिसकेगा और दक्षिण में खिसकेगा। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अब आप बात करते हैं हम, हमारा जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है और जो हमारा शीतकालीन मानसून होता है उसके बारे में। इतनी चीज़ में हमने अभी तक क्या बात करी कि गति, कौन कौन सी गति कोरियोलिस बल और फेरल का नियम के आधार पर आधारित होता है। फिर हमने इसमें डोलड्रम और ITCZ की बात करी कि उसका उत्तर में खिसकाव और दक्षिण में खिसकाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 प्रकार का मानसून होता है। एक कौन सा होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून।
ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सा होता है? जो हमारी गर्मियों में जो हमारे बारिश होती है वो वाला मानसून। कहते हैं ना कि 15 जून से मानसून स्टार्ट हो जाएगा, वो वाला जो मानसून होता है गर्मियों वाला वो होता है। इसमें वही कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो भारत वाला क्षेत्र है, ऊपर की तरफ, मैप पे मत जाइएगा, मैप सिर्फ मेरे को इतनी ज़्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो बस आप इसको समझिएगा कि किस तरीके से ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक, इसमें हम बात करें, हमने पढ़ा था कि ITC-Z का खिसका हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर 23.5 डिग्री है कि नहीं है? जब ITC-Z का खिसका हुआ तो ये उत्तर में शिफ्ट हो गई, तो उत्तर में जब शिफ्ट हुई तो हमारे भारत में आ गई, ना ITC-Z। तो भारत में आने से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ITC-Z जब यहाँ है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग उसी का वो क्षेत्र देखिए कि जब ITC-Z का उत्तरायण हो गया तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध को गर्म करने लग गई। तो मई जून में क्या होता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाता है, ITC-Z जो कि इस समय उत्तर की ओर खिसक रहा है, उसी दशा में वहाँ पर क्या करता है, ये लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, क्योंकि तापमान बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया ना, कम हो गया। और वहीं हिंद महासागर में यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है। हवाएं कैसे चलेंगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। संकल्पना सेम वही है, वो तापीय संकल्पना थी कि तापमान कैसे बढ़ रहा है। ये गतिक संकल्पना है कि पृथ्वी में जब गतियाँ होती है तो किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान गति से ही तो सम्मिलित हुआ ये। जब ITC-Z का उत्तर की ओर खिसका हुआ तो वहाँ तापमान बढ़ गया और प्रेशर जो है हमारा लो हो गया, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इधर की साइड हिंद महासागर में प्रेशर हाई हो गया और जो हवाएं होती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो यह हाई प्रेशर से निम्न वायु दाब की ओर चलने लगी। इसी को हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं और इसी को हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये मानसून जा रहा है इधर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी पढ़ी थी हमने, याद होगा आप लोगों को, किसी ज़माने में हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पहले वो पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, यहाँ पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू। जब हम बात करते हैं कि ये वाला क्षेत्र, क्योंकि अब पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, तो जो ये बारिश होती है यहाँ से पानी क्योंकि ऊपर उठता है, वो एक संघनन की प्रोसेस होता है जो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ हमारे इतने ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जब ये यहाँ जाती है तो इस वाले क्षेत्र में तो खूब बारिश करेंगी, इस साइड में तो, लेकिन इस साइड में क्या वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है यहाँ पर। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग को कि किस तरीके से टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का संबंध यहाँ पर होता है, जिस प्रकार से हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमने बात करी थी कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन पवनें होती हैं, इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए इनको दक्षिणी पश्चिम मानसून कह देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आती है हमारी बात, वो आती है हमारे यहाँ पर शीतकालीन मानसून की। ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ लिया, अब हम बात करें हमारे शीतकालीन मानसून की। ठीक है, तो शीतकालीन मानसून में क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून में क्या है, जैसे मैं आपको पूरा ही मैप बना के बता देती हूँ एक बार। ये हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक, वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, रुकिए।
देखिए ये हमारा अफ्रीका वाला भाग है, हमने आधा आधा बनाया है। ये अरेबियन कंट्री हो गई, ये भारत का दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ से है, हमें पता है 0 डिग्री यहाँ है। ग्रीष्मकालीन में जो है हमारा यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया था ना कि नहीं, पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था? ग्रीष्मकालीन मानसून में हमने यहाँ तक पहुँचा दिया था। किसको? ITCZ को। इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया था ना। शीतकालीन मानसून में क्या हुआ कि अब जो ITCZ है उसका दक्षिण में खिसकाव हो गया। जब दक्षिण की ओर खिसकाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन 10 डिग्री तक ही होता है। वहाँ तो 23.5 डिग्री तक पहुँच गया था, यहाँ पे 10 डिग्री तक ही पहुँचा। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे जब ITCZ का खिसकाव हुआ तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, हिंद महासागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो प्रेशर है हमारा वो कम हो गया। वहीं अगर इधर देखोगे, क्योंकि तापमान अब कम है तो प्रेशर यहाँ पर हाई हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हवाएं कैसे चल रही हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये होती है हमारी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। जो उत्तरी व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो ITCZ में चल रही थी, तो उन्हीं को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कह दिया कि नहीं कह दिया? इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि देखो यहाँ पे जब उत्तर की ओर खिसकाव हुआ था तो उत्तर में टेम्परेचर बढ़ गया था और प्रेशर कम हो गया था, और विपरीत कंडीशन से हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हम इनमें कुछ इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करने हैं, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में ना आगे आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो, नेट का एग्ज़ाम मान लीजिए आप, और हाँ अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं और अपने नेट का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेट की डेट जो है वो बढ़ गई है। नेट का फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा, बहुत अच्छा चांस है। इसी के साथ साथ और किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ भी मुझसे कुछ भी चीज़ पूछनी हो या फिर भी नोट्स वोट्स कुछ से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको नेट का एग्ज़ाम इस बार देना है। अभी शायद 10 सितंबर तक उसकी डेट बढ़ा दी है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और आपका एग्ज़ाम जो है शायद दिसंबर जनवरी के आसपास ये लोग कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे अपनी, हाँ, तो अब जब दक्षिण में इसका खिसकाव हो जाता है तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, सूर्य की किरण है यहाँ और प्रेशर यहाँ पर कम है। और जब उत्तर की तरफ यहाँ थे तो यहाँ तापमान यहाँ कम हो गया और प्रेशर यहाँ पर हाई हो गया। और हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसको हमने उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं या फिर शीतकालीन मानसून भी इसको कहा जाता है। इतनी चीज़ में आप लोगों को क्लियर हुई। अभी तक हमने गतिक संकल्पना पढ़ी और फ्लोन महोदय की हमने गतिक संकल्पना और तापीय संकल्पना एडमंड हेली की हमने डिस्कस कर ली है। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी, नेक्स्ट एक चीज़ और आती है हमारी जेट स्ट्रीम, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जेट स्ट्रीम क्या होती है, देखिए ये भी आपके मॉनसून को या फिर जो आपकी जलवायु होती है उसको प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम, ये देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये जो होती है अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय भाग तक चलती है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब था, ये आपका 20 डिग्री अक्षांश हो गया नॉर्थ, यहाँ से और यहाँ 90 डिग्री तक चलती है, ठीक। इसके बीच में ये चलेंगी। इनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, 250 से 300 किलोमीटर तक इनकी स्पीड पाई जाती है। ये जेट स्ट्रीम कहलाती है। जो ये जेट स्ट्रीम होती है ये हम सबसे पहले तो 20 डिग्री से ध्रुवों तक यानी 90 डिग्री तक इसका प्रवाह होता है। और जो इसकी हवाएं होती हैं, जो गति होती है वो 250 से 300 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो हवाएं होती हैं ये शर्पिलाकार रूप में ऐसे प्रवाही होती हैं, ऐसे ये चलती हैं। जो ये जेट स्ट्रीम है जब ये चलती हैं तो ये ऋतुओं में परिवर्तन करती हैं, क्योंकि ये बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम।
अब हमने बात करी थी कि हमारा जो है हिमालय कहाँ है, यहाँ पर हमारा हिमालय वाला भाग है। जब ये हवाएं चल रही हैं तो क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं, लेकिन यहाँ हमारे तिब्बत का पठार है जो सबसे अधिक तापमान रखता है, उसकी वजह से ये प्रभावित होती है और भारत में वर्षा का मौसम यहाँ पर बनता है। ठीक, जब सूर्य का उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने और जब तिब्बत का पठार गर्म होता है, उसका प्रभाव क्या करता है, जेट स्ट्रीम के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। देखिए, जब जेट स्ट्रीम क्या है, ये शर्पिलाकार हवाएं जो बहुत तेज गति से चलती हैं, और क्योंकि ये ध्रुवों तक है तो ऑफकोर्स ठंडी भी होती है, बारिश भी करने में सक्षम होती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। और यहाँ पे हमारा हिमालय भी है, हिमालय के ऊपर अगर कंडीशन देखोगे तो तापमान बहुत कम है और यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे जो है विपरीत कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और यही चीज़ है जो हमारी जेट स्ट्रीम को भी प्रभावित करती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अभी तक हमने गतिक संकल्पना, तापीय संकल्पना और जेट स्ट्रीम के बारे में हल्की चीज़ें इसके बारे में हमने जानी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हमारे जो यहाँ पे बारिश होती है वो कैसे भारत के अंदर किस किस जगह पर कितनी कितनी बारिश होती है, उन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आप लोगों के लिए कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो किस तरीके से आता है। इसी में अगर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अभी कौन सी, जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है, वो मानसून पूर्व की वर्षा कई बार होता है ना, मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है। तो वो बारिश क्यों होती है, क्या होता है कि जब 21 या 22 मार्च के पश्चात सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि जब यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से जो है कितने 21 मार्च को यहाँ सीधा चमक रहा है, उसके बाद में यहाँ उत्तर की तरफ 23 डिग्री तक सूर्य की किरणें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, 23 सितंबर तक यहाँ जाती हैं ये। ठीक, तो यहाँ गई नहीं तो 23 जून तक, 22 जून तक, 21 जून तक ये यहाँ पहुँचती है। तो जब ये यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जाना शुरू होती है तो उत्तरी गोलार्ध क्या गर्म होने लगता है, और गर्म होने लगता है तो ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर क्या करता है, यहाँ पर इस न्यून दाब बनना शुरू हो जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ये बनता है, जिसके कारण हिंद महासागर क्षेत्र में आर्द्र पवनें आ जाती हैं और वो तटवर्ती भागों से टकराती हैं और वर्षा करती है। मानसून पूर्व की वर्षा समझ में आई आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ से 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही थी, अब 21 मार्च से ये उत्तर की ओर खिसकाव होने शुरू हो गए, इसके 21 जून तक पहुँचेगी, उससे पहले पहले ये यहाँ ऊपर पहुँची तो यहाँ पे क्या हुआ, तापमान बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया, और वहाँ हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ विपरीत कंडीशन बन गई, तापमान कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया। तो यहाँ से इधर हवाएं चलने लगी और ये जो है तट से टकरा कर के बारिश करने लगती है। इसको हम कहते हैं मानसून पूर्व की वर्षा। और इसी में एक हमारी चीज़ आती है, हमारे यहाँ सर्दियों में जो बारिश होती है उसको हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी बारिश होती है, वो होती है हमारा जो उत्तरी पूर्व, जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हमारे यहाँ जो बारिश आती है वो वाला क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, यूपी का कुछ पार्ट इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो हम आगे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कितनी चीज़ें देख ली, हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून हमने पढ़ लिया, मानसून पूर्व की वर्षा पढ़ ली। अब हमारी 2 चीज़ें बच रही हैं, एक तो हमारा अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। अल नीनो इफेक्ट भी जानेंगे, टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।